कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी आज हम जानने वाले हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले यानी आज़ादी के पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी लोगों का जीवन यापन किस तरह से चल रहा था। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं, तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यानी जब तक हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो स्वतंत्र थी। यानी हमारा देश किसी भी देश के अधीन नहीं था। यहाँ का जीवन यापन यहाँ के जो निवासी थे खुद से कर रहे थे, किसी दूसरे देश पे आश्रित नहीं थे। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था। यानी यहाँ लोग जीवन यापन के लिए कृषि को महत्व देते थे और सरकार की जो मुख्य आय का स्रोत भी क्या था, कृषि था। यानी हमारा देश कृषि प्रधान देश था। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। कृषि प्रधान होते हुए भी हमारे देश में कई तरह के निर्माण कार्य शुरू थे अंग्रेजों के आने के पहले, जिसमें सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ा शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। यानी जो भारत की प्रसिद्धि थी पूरे विश्व में फैल चुकी थी, चाहे वो सूती व रेशमी वस्त्र रहे हों या फिर धातु आधारित कोई भी आभूषण रहे हों या बहुमूल्य जैसे रत्न हो गए, मणि हो गए, या फिर शिल्प कला जो थी हमारे देश की उत्कृष्ट थी, पूरे विश्व में विख्यात थी। भारत में बने इन चीज़ों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। यानी जो भारत में उत्पादन हो रहा था उसकी गुणवत्ता और उच्च स्तर की जो कलात्मकता थी, जो उन चीज़ों को बनाने की शैली थी, उसका हमारे देश का जो पूरे विश्व में विख्यात था। हमारे देश इन चीज़ों का निर्माण करने में, जिसमें बंगाल का जो सूती वस्त्र उद्योग था वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। जो वहाँ मलमल का कपड़ा बनता था उसकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी। यार इस तरह से बहुत सारे ऐसे उद्योग थे, कलाकृतियाँ थी हमारे देश की जो पूरे विश्व में विख्यात थीं। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। जो हमारे देश में शासन कर रहे थे, वे जो नीतियां बना रहे थे, वे भारत देश का विकास ना करके अपने देश के आर्थिक विकास के लिए जोर दे रहे थे। क्योंकि हमारा देश जो था अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था, तो जिस कारण से जो भी नीतियां बनाई जा रही थी वह अपने देश के भले के लिए बना रहे थे। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। यानी कि जो भारत पहले खुशहाल था, जो किसी का गुलाम नहीं था, उसकी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, जब वो अंग्रेज लोग आए उन्होंने अपनी नीतियां बनाना शुरू करा तो जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वह पूरी बदल गई। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। यानी कि अब भारत देश सिर्फ कच्चा माल उत्पादक देश बन चुका था, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वे चाहते थे कि हमें भारत देश से कच्चा माल मिले, क्योंकि वस्तु के उत्पादन के लिए जो उद्योग होते हैं उन्हें कच्चा माल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना कच्चे माल के वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने ऐसी नीति बनाई कि भारत देश सिर्फ क्या करे, कच्चा माल ही दे सके दूसरे देश को, और जो वहाँ बनता था, जैसे इंग्लैंड में जो चीज़ बनती थी वहाँ से भारत क्या करता था, अपने जीवन यापन के लिए चीज़ों का आयात करता था। यानी फिर जो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय थी वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गई, और जो राष्ट्रीय आय का था जो आकलन भी हो रहा था,
स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। यानी जो भारत देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय थी, जो उसकी गणना करनी थी, उसको भी ईमानदारी से नहीं किया गया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रहे। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिडले सिराज, डॉक्टर BKRB राव तथा RC देसाई प्रमुख रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय की गणना करी, उनमें इनके नाम प्रमुख थे। तो आप इसको चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना आपका। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। याद रखें, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान जो थे बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि जो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम ही रही है। यानी कि जो राष्ट्रीय आय थी हमारे देश की, वो क्या थी, 2% से कम रही है 20वीं शताब्दी के पहले। तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रह गई। यानी कि अंग्रेजों ने हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसको पूरा चौपट कर दिया। अब देखते हैं कृषि क्षेत्र, कृषि के बारे में देखते हैं। अब तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। जो भारत में अर्थव्यवस्था के लिए कृषि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उद्योग भी अंग्रेजों के आने से पहले शुरू थे, अंग्रेजों के आने के बाद वो भी बंद हो गए। इन भारत में सिर्फ कृषि ही होती रही। देश की लगभग 85% जनसंख्या, याद रखें, देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांवों बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। यानी जो हमारे देश की जनसंख्या लगभग 85% जो गांव में रहती थी, वो क्या हो गई, पूर्णतः कृषि पर आधारित हो गई। यानी वो अपना जीवन यापन कृषि के माध्यम से ही करने लगी। एक बड़ी जनसंख्या व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। यानी फिर भी हमारे देश में कोई विकास नहीं हो पाया। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। यानी जो कृषि उत्पादन भी था उसमें भी लगातार हमारे देश में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। यानी देश में जो जमीन थी बढ़ी तो उसमें कृषि तो ज़्यादा मात्रा में हुई, लेकिन जो उसका उत्पादन था उसमें काफ़ी मात्रा में कमी आई। जो कुल उत्पादन था उसमें क्या हुई, कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। यहाँ पे समझिए, इस लाइन समझेंगे आप कि भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। याद रख, देखिए, जब जमीनें ज़्यादा मात्रा में ली गई, जनसंख्या बढ़ी, तो जो कृषि क्षेत्र था उसको बड़े पैमाने में किया गया, तो कुल उत्पादन तो बढ़ गया, क्योंकि जो जमीन थी, जब ज़्यादा मात्रा में लोग खेती करेंगे उत्पादन तो बढ़ेगा, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। लेकिन जो प्रति एकड़ की हम बात करें उत्पादन है, उसमें काफ़ी मात्रा में कमी। समझे आप, जैसे मान लीजिए आप कि 1 एकड़ में 5 कुंटल उत्पादन कर रहे हैं आप, तो ज़मीन को अब क्या कर दिया गया, 30 एकड़ कर दिया गया, तो अब 150 कुंटल हो गया। यानी लग तो रहा ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, कमी आती गई, क्योंकि जब ज़मीन बढ़ा दी गई उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन कृषि उत्पादकता थी, जो प्रति एकड़ उत्पादन की दर थी, उसमें कमी आ रही थी। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जाता है। यानी कि जो अंग्रेज लोगों ने जो शासन कर रहे थे, जो भू व्यवस्था प्रणाली अपनाई थी, उसके कारण से देश में कृषि का विकास नहीं हो पाया। आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था लागू
क्योंकि पहले जमींदारों का शासन था, तो जो बेचारे गरीब किसान जो भी उत्पादन करते थे, जो वहाँ के जमींदार रहते थे, तो वो उत्पादन को अपने घर में ही रख लिया करते थे, उसको हड़प लेते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था, क्योंकि जो भी उत्पादन होता वहाँ के जमींदार ले लेते, उस कारण से किसानों के पास कुछ भी नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जो भी शासक आए उन्होंने कृषि पे कोई ध्यान नहीं दिया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। जो जमींदार होते थे, वे किसान की जो आर्थिक दुर्दशा थी, जो बेचारों को गरीबी से जूझ रहे थे, तो उन पे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था उनसे लगान इकट्ठा करना। क्योंकि जब किसानों को उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा तो उनको लगान ज़्यादा मात्रा में लेंगे ना, उससे क्या करते थे, ज़्यादा मात्रा में लगान लेते थे। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने को बाध्य होना पड़ा। क्योंकि जब कृषि पर पैदावार ज़्यादा नहीं होगी तो लगान नहीं भर पाएंगे, तो उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कृषि में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थीं। यानी राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पहले से ही निर्धारित कर दी जाती थी। इस तिथि को आपको राजस्व कोष में इतना लगान या इतनी राशि आपको जमा करना है। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। जो जमींदार रकम नहीं जमा कर पाए थे, उनसे उनकी जमीन, उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव, और पहले अंग्रेज ज़माने में प्रौद्योगिकी का कोई स्तर नहीं था। मतलब चाहे जुताई की बात कर दें या गहाई की बात करें, इनके कोई साधन नहीं थे, ना ही कोई सिंचाई की व्यवस्था थी, और उर्वरकों का भी कोई प्रयोग नहीं था। उर्वरक मतलब जो आप इसे आप खाद यूज करते हैं, एक उर्वरक है, तो इनका कोई प्रयोग नहीं होता था। इस कारण से उत्पादकता बहुत कम होती थी। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। क्योंकि जो नकदी फसलों को उत्पादन करते थे उनका प्रयोग भारत पे ना होके जो इंग्लैंड पे जो कारखाने लगे तो वहाँ पे उनका प्रयोग किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। सिंचाई कुछ व्यवस्था भी की गई, लेकिन बाढ़ जैसे समस्या तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में भारत क्या था, पिछड़ा हुआ था। जबकि किसानों के छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। अब किसानों ने क्या किया, खाने वाली फसलों की जगह उन फसलों का उत्पादन शुरू किया, उगाना शुरू किया, जिनसे वो व्यवसाय कर सके, जिन्हें वो बेच सके। काश्तकारों के बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास के क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना तकनीक, ना ही कोई प्रेरणा। यानी जो हमारे देश किसान थे उनके पास किसी प्रकार कोई संसाधन नहीं था, कोई तकनीक नहीं थी, और उन्हें मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कोई भी नहीं था। इस तरह से हमारे देश की जो अंग्रेजों के समय कृषि की व्यवस्था में काफ़ी किसानों की दुर्दशा थी। कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में भारत पिछड़ चुका था, उसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में भी भारत का कोई ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था। जो देश अंग्रेजों के आगमन से पहले विश्व में प्रसिद्ध था, उन कलाओं का भी हमारे देश में क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। किंतु
उन प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक उद्योग आधार की रचना नहीं होने दी। यानी अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार के औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी, जिससे कि जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसका परंपरा प्रारंभ रहे, उन्होंने नहीं होने दिया। यानी बहुत सारी पुरानी परंपराओं का क्या हुआ, पतन हो गया। जो भारत का ये पतन हो रहा था, इसके पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। यानी वे चाहते थे कि जो इंग्लैंड में उद्योग स्थापित हो रहे हैं उनके लिए भारत उन्हें क्या करे, कच्चा माल निर्यात करे, क्योंकि बिना कच्चे माल के तो कोई भी उद्योग चल नहीं सकता है। वे चाहते थे कि अगर भारत में उद्योग हो जाएंगे तो फिर वे कच्चा माल विदेश में नहीं निर्यात करेंगे, इसलिए उन्होंने भारत में किसी प्रकार के उद्योगों को खुले नहीं दिया, जिस कारण से वे इंग्लैंड पे अपना जो कच्चा माल था उसे निर्यात करने के लिए मजबूर थे। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे। जब भारत देश में उत्पादन नहीं होगा तो इंग्लैंड वाले क्या करेंगे, उस माल को ले आकर भारत पे बेचेंगे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश यानी ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसी आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी बढ़ रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। अब चूंकि भारत में सब तरह के उद्योग बंद हो रहे थे, तो जिस कारण से लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा था, और जब हमारे देश में उत्पादन नहीं होगा तो हमारे देश की मांग बढ़ेगी। भाई देखिए, कोई भी वस्तु है अगर उसका उत्पादन हमारे देश में नहीं होगा तो हमें दूसरे देश से मंगाना पड़ेगा, यानी उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, और यही अंग्रेजी शासक चाहते थे। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयोग द्वारा पूरा किया गया। यानी इंग्लैंड पे जो उत्पादन हो रहा था वो भारत में आयात किया जाता था और भारत से ज़्यादा कीमत वसूली जाती थी। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग की स्थापना होने लगी थी, यानी 19वीं शताब्दी में कुछ उद्योग स्थापित हो रहे थे, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। यानी कि शुरू में सूती वस्त्र और पटसन उद्योग ही भारत पे आरंभ हो पाए। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई थी। जो भारत के उद्यमी थे उन्होंने क्या किया, सूती कपड़ों की मिल प्रारंभ की। और ये देश के पश्चिमी क्षेत्र यानी जो आज के हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यानी जो पटसन था किसने किया, पटसन का विदेशियों ने किया था। याद रखें आप कि जो हमारा पटसन उद्योग की स्थापना किसने की थी, तो विदेशियों को श्रेय उसका दिया जाता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। जो पटसन का उद्योग तक कहाँ सीमित रहा, बंगाल प्रांत तक सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। यानी 20वीं शताब्दी में लोहा और इस्पात उद्योग प्रारंभ हुए। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए आप कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। आपसे पूछ सकता है कि टिस्को यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित किए गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारे देश में चीनी के, सीमेंट के, कागज आदि के कारखाने भी स्थापित किए गए। किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा। यानी अभी भी पूंजीगत उद्योग जो थे उनका अभाव हमारे देश में बना हुआ था। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि पूंजीगत उद्योग क्या होते हैं,
तो पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका तुरंत उपभोग किया जाना है, तो उनके लिए मशीन और कलपुर्जों का यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम था। चूंकि जब ज़्यादा कारखाने नहीं खुल पाए तो उत्पादन भी ज़्यादा नहीं हो पाया। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम था। यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र थे वे इसमें कार्य नहीं कर रहे थे। वास्तव में जो सार्वजनिक क्षेत्र थे, रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभाग उत्पादन तक ही सीमित थे। जो सामाजिक क्षेत्र थे वे क्या करते थे, या तो रेलों के उत्पादन के लिए या विद्युत उत्पादन के लिए, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभाग उपक्रम तक ही सीमित थे। ठीक है, आपको अगले पार्ट में बताएंगे विदेशी व्यापार। ये इसका पार्ट 1 था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको पूरी इकोनॉमिक्स पूरा कराएंगे। अगर आपको इसके नोट चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा।